नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। तो लगभग 8-9 दिनों के बाद अपनी मुलाकात हो रही है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, खांसी जुकाम बुखार हुई, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। आप सभी के कमेंट आए, खुशी हुई इतना सपोर्ट देने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, अपने दोस्तों को शेयर करते रहना। आज का अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों सरकारी बजट, कि जो बजट बनता है हमारा वो किस प्रकार से बनता है, उसमें जो बजट घाटा है वो क्या चीज़ है, सब चीज़ें एक एक करके एफआरबीएम कानून क्या है, सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो सरकारी बजट है ये एक फ्रेंच शब्द है बुजेट, जिससे बना है, जिसको क्या बोलते थे, चमड़े का थैला, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। पहले जो भारत में बजट पेश किया जाता था वो एक सूटकेस टाइप में चमड़े के थैले में सारे डॉक्यूमेंट होते थे, हार्ड कॉपी होती थी। अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण है वो 2019 से डिजिटल बजट है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कहाँ पर, डिजिटल बजट, निर्मला सीता जो रमण है ठीक है, ये दिख रहा है, ये टेबलेट से पढ़ती है बजट। पहले इसकी जगह थैला होता था, उसमें पढ़ते थे। देखें 2012 बजट प्रस्तुति देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे तो ये देखिए, इनके हाथ में ये जो सूटकेस दिखाई दे रही है हमें, ये चमड़े के बैग के अंदर बजट आता था। तो ये बजट शब्द है वो इसी से बना हुआ है। बात करें हमारे संविधान की, तो संविधान में अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट यानी राष्ट्रपति जो वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा संसद में, और अनुच्छेद 202 में राज्यों का बजट यानी जो राज्यपाल है वो प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाता है, उसका संवैधानिक प्रावधान है। और बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया है, इसकी जगह पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। बात करें सबसे पहले भारत का बजट है वो 1860 में जेम्स विल्सन ने ब्रिटेन की संसद में पेश किया था। क्यों किया था? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद हमारे जो देश था उसका शासन ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया था, और 1860 में ब्रिटिश संसद में भारत का बजट पेश किया था। स्वतंत्रता के बाद 1947 को आर सन्मुखम चेट्टी ने अपना पहला बजट है स्वतंत्र भारत का वो प्रस्तुत किया। गणतंत्र भारत का बजट है वो 1950 में जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सबसे ज़्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय है वो मोरारजी देसाई को जाता है। निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने सबसे लंबा बजट का अभिभाषण दिया, ये रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम है। पहले हमारा बजट था वो शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। 2001 में यशवंत सिन्हा थे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री, उन्होंने इसको सुबह 11 बजे से प्रस्तुत करना शुरू किया। 5 बजे क्यों किया जाता था? क्योंकि ये हमारी जब ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटेन में 11:30 बजे शुरू करते थे, और हमारे देश का टाइम उससे 5.5 घंटे आगे है, तो लगभग 5-6 बजे ये प्रस्तुत होता था। वही परंपरा चली आ रही थी। 2001 में इसको बदला गया और हमारे समय के हिसाब से सुबह 11 बजे इसको प्रस्तुत किया गया। 2017-18 में केंद्रीय बजट में 3 बदलाव किए गए। कौन कौन से? एक तो पहले बजट था वो फरवरी के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता था, उसको बदल करके फरवरी के जो पहला वर्किंग डे है, पहला प्रथम कार्य दिवस है, तब प्रस्तुत किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि जो पहले फरवरी के अंतिम दिन में बजट क्या था प्रस्तुत किया जाता था, मार्च में उसके ऊपर विस्तार से चर्चाएं नहीं हो पाती थी, मतदान नहीं हो पाता था, विनियोग विधेयक है वो पारित नहीं हो पाते थे, तो जो हमारी परियोजनाएं थी जिनका बजट के अंदर उल्लेख था वो क्या हो जाती थी, डिले हो जाती थी।
अगर वो समय पर प्रारंभ भी नहीं हो रही है तो समय पर पूरी कैसे हो जाएगी। इसके लिए अब जो फरवरी का पहला कार्य दिवस होता है, पहला वर्किंग डे है, उसी दिन बजट को पेश किया जाता है, ताकि फरवरी और मार्च हमारे पास 2 महीने रहते हैं उस पर विस्तृत चर्चा के लिए और धन विधेयकों को पारित करवाने के लिए, ताकि हमारी सारी परियोजनाएं हैं वो समय पर शुरू की जा सके और उनका समय पर ही समापन हो जाए, वो सफल हो जाए। ठीक है, ये इसका कारण था। दूसरा क्या बदलाव किया गया, जो केंद्रीय बजट था और रेल बजट था वो पहले अलग अलग पेश किया जाता था। रेल बजट अलग आता था, केंद्रीय बजट अलग आता था। इन दोनों को मिला करके 2017 से एक ही बार में प्रस्तुत किया जाने लगा, एक ही बजट के रूप में। ये 1924 में एक वर्ष समिति थी जिसने इसको अलग अलग किया था। इससे पहले भी एक बारी में ही प्रस्तुत होता था, 1924 में इसको अलग अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। 2017 में विवेक देवराय समिति आई जिन्होंने वापस से इसको एक कर दिया। विवेक देवराय समिति है वो रेलवे सुधारों से संबंधित समिति है, और जो अनिल काकोदकर समिति है वो रेलवे सुरक्षा से संबंधित समिति है। इसको अलग से थोड़ा सा याद रख लेना। तो ये हो गया हमारे बजट का थोड़ा सा इतिहास। अब जो हमारा बजट था इसमें तीसरा क्या चेंजेस किए गए, योजनागत और गैर योजनागत खर्च थे। इनके स्थान पर राजस्व और पूंजीगत खर्च है, इनको इंक्लूड किया गया। योजनागत खर्च क्या थे, योजनागत खर्च वे थे जो पंचवर्षीय योजनाओं के जो लक्ष्य निर्धारित करते थे हम, जो उनके अंदर हमारे उद्देश्य थे, उनमें जो खर्च करते थे वो योजनागत खर्च आते थे। जैसे कृषि पे हो गया, उद्योगों पे हो गया, आधारभूत संरचना पे हो गया। गैर योजनागत खर्च ये वे खर्च होते थे जो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं से इतर होते थे, अलग होते थे। जैसे कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन हो गई, रक्षा पर खर्च हो गया, कोई सब्सिडी दी जानी है उस पर खर्च हो गया, वो आते थे गैर योजनागत खर्च में। अब चूंकि 2015 में हमने क्या बना दिया, नीति आयोग बना दिया। किसकी जगह पर बनाया था, योजना आयोग की जगह पर। 1950 में अपना योजना आयोग बना था और 1951 से लेकर 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई। इन पंचवर्षीय योजनाओं में ही जो खर्च पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत होते थे वो योजनागत, और जो इनसे इतर होते थे वो गैर योजनागत कहलाते थे। अब चूंकि योजना आयोग को खत्म कर दिया, इसकी जगह नीति आयोग आ गया, तो फिर योजनागत और गैर योजनागत खर्च थे, इनका भी कोई उद्देश्य नहीं रहा, तो इनको भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इनकी जगह क्या आ गई, अब राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च आ गए। तो ये 3 बदलाव थे वो जो 2017-18 में किए गए। कौन से, 1 फरवरी के पहले दिन बजट प्रस्तुत किया जाने लगा, जो फरवरी के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता था। दूसरा, योजनागत और गैर योजनागत खर्च को राजस्व और पूंजीगत खर्च में बदल दिया गया। तीसरा, केंद्रीय और रेलवे बजट को मिलाकर एक ही कर दिया गया। ये 3 बजट थे वो परिवर्तन किए गए। अब देखते हैं कि बजट का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। बजट का निर्माण कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग करता है, आर्थिक कार्य विभाग करता है। इसका कौन सा डिवीजन यानी संभाग देखता है, बजट संभाग देखता है। ये क्या करता है, ये बजट प्रस्तुत होने से 5-6 महीने पहले ही बजट सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। जैसे अभी राजस्थान विधानसभा में जो बजट पेश होगा हमारा 2025-26 का, उसका सर्कुलर जारी हो गया है सभी मंत्रालयों को। तो उसका उन्होंने एक पोर्टल किसके लिए, आम जन के लिए भी छोड़ा है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। आप यहाँ पर बजट सुझाव पर क्लिक करके अपने सुझाव भी दे सकते हो। इसी प्रकार बजट हर मंत्रालय का मांगा जाता है कि आपको अगले वर्ष में कितने बजट की ज़रूरत है, अपने खर्चों का विवरण आप बताइए। वो सारे खर्चे हैं वो कौन बताता है, मंत्रालय बताते हैं। विभिन्न विभाग और मंत्रालय हैं, ये अपने अनुमानित खर्च को वित्त मंत्रालय को बताते हैं। फिर वित्त मंत्रालय प्राप्तियों का अनुमान लगाता है कि कितने पैसे उसको अगले साल में प्राप्त होंगे, और खर्च का अनुमान लगाता है। उसके हिसाब से वो उसका विभिन्न मंत्रालयों को आवंटन करता है। और जो बजट निर्माण का काम है वो जनवरी के तीसरे सप्ताह में पूरा कर लिया जाता है।
अब तीसरे सप्ताह जैसे ही ख़त्म होता है तब वहाँ पर एक हलवा उत्सव होता है, जिसमें एक परंपरा के रूप में हलवा बना करके सबको खिलाया जाता है जो बजट निर्माण की प्रक्रिया में शामिल थे, और उनको एक जहाँ पर बजट, जिस भवन में बजट का निर्माण हो रहा होता है, वहाँ पर गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनको लॉक कर दिया जाता है। ना वो अपना फ़ोन यूज कर सकते हैं, ना किसी प्रकार से बाहर के किसी व्यक्ति के साथ वो अपना संवाद कर सकते हैं जब तक बजट प्रस्तुत नहीं हो जाता है तब तक। यहाँ तक कि जो वित्त मंत्री है वो भी बजट प्रस्तुत होने से पहले किसी भी प्रकार की कोई भी बात है वो बाहर नहीं बताती है। अब हलवा उत्सव हो गया, इसका मतलब अब बजट में दो ही चीज़ें बाकी है। एक, बजट की प्रिंटिंग होना, क्योंकि बजट की जो कॉपियाँ छपवाई जाती है वो हर सांसद को या एमएलए को दी जाती है जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तब, पहले नहीं। और दूसरा, बजट का प्रस्तुतिकरण जो फरवरी के पहले दिन किया जाएगा। इस प्रकार से बजट का निर्माण है वो किया जाता है। अब है संवैधानिक कोष। हमारी कुछ निधियां बनाई गई है जहां पर हमारे देश का सारा पैसा या राज्य का सारा पैसा है वो संचित रहता है। ये एक जगह न रह करके इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होती है भारत की संचित निधि जो 266 एक अनुच्छेद में जिसका विवरण है। दूसरी है पब्लिक अकाउंट लोक खाता 266 2 में। और तीसरी है इमरजेंसी अकाउंट आकस्मिक कोष 267 में। तो जो भारत की संचित निधि है इस पर स्वामित्व रहता है संसद का। अगर इसमें से कोई भी पैसा निकालना है तो बिना संसद की मंजूरी के सरकार संचित निधि से पैसे नहीं निकाल सकती। इसके लिए विधेयक पारित किया जाता है, तभी वो पैसे हैं वो निकाले जाएंगे। लोक खाता है, इसके ऊपर पूरी तरह से सरकार का स्वामित्व होता है, वो पैसे निकाल सकती है, डाल सकती है इसमें। और आकस्मिक कोष पर राष्ट्रपति का स्वामित्व होता है। सरकार है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही आकस्मिक कोष से पैसे निकालती है और बाद में इसको भारत की संचित निधि से धन विधेयक के द्वारा वापस पूर्ति कर दी जाती है। संचित निधि में पैसे कहाँ से आते हैं? जो कर और गैर कर प्राप्ति है वो सारी संचित निधि में जाती है, और जो बाजार उधारी लेती है वो भी सारी संचित निधि में जाती है। लोक खाता में जो लघु बचत योजनाएं हैं जैसे एनपीएस हो गई, पीपीएफ हो गई, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, डाकघर की बचत हो गई, ये सारा पैसा कहाँ जाता है? लोक खाता में जाता है। इसके अलावा जो सरकार विनिवेश करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, जैसे अभी किसका किया था, थोड़े साल 1-2 साल पहले एयर इंडिया का किया था, तो उसमें जो पैसा सरकार को मिलता है वो लोक खाता में जाता है, ना कि संचित निधि में। तो विनिवेश से इसका एक राष्ट्रीय निवेश कोष भी बनाया गया है 2005 में। उसके अंदर ये पैसा जाता है जो सरकार सीधा यूज कर सकती है बिना संसद की अनुमति के। आकस्मिक कोष है, ये किसी विशेष परिस्थिति में कोई युद्ध हो गया, कोई महामारी आ गई, जिस समय संसद का सत्र बुलाना असंभव हो, तब राष्ट्रपति की अनुमति से इस कोष का प्रयोग किया जाता है। पहले ये 500 करोड़ था, लेकिन जैसे ही 2020 में कोरोना आया तो इसकी और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसको 2021 में 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये है हमारे 3 संवैधानिक कोष। ठीक है। अब है बजट में शामिल आंकड़े, कि बजट में कौन कौन से आंकड़े शामिल होते हैं। इसमें 3 आंकड़े शामिल होते हैं। एक, आगामी वर्ष का अनुमानित आंकड़ा, बजट एस्टीमेट। दूसरा, वर्तमान वर्ष का संशोधित आंकड़ा, रिवाइज्ड एस्टीमेट। और तीसरा, पिछले वर्ष का वास्तविक आंकड़ा, एक्चुअल्स। अब ये क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पिछले बजट के हिसाब से। ये अपना बजट है, तो इसके अंदर ये हैं जो 3 आंकड़े जो मैं आपको बता रहा था। पेन नहीं चल सकता क्या इस पे? तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब इसको करता हूँ मैं कॉपी, कर लिया। और यहाँ पर एक पेज जोड़ के इसको यहाँ करता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो ये आप यहाँ देख रहे हो ना, ये देखो, ये जो एक्चुअल्स लिखा हुआ है यहाँ पर,
एक्चुअल्स, रिवाइज्ड एस्टीमेट 2024-25, बजट एस्टीमेट 2025-26, ये 3 आंकड़े हैं जो बजट में लिए जाते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत होने वाला है उसमें एक्चुअल्स कौन से साल के होंगे, तो ये समझ लेते हैं। अब मान लीजिए बजट कब का पेश करने वाला है हम, 2025-26 का। 2025-26 का बजट कब पेश करेंगे, 1 फरवरी 2025 को, 1 फरवरी 2025 को। तो इसके लिए हमें 3 आंकड़े निकालने हैं। एक, बजट एस्टीमेट, आगामी वर्ष का अनुमानित आंकड़ा, यानी जो 2025-26 है ये क्या हो गया, आगामी वर्ष, इसका अनुमानित आंकड़े लेंगे हम। दूसरा है वर्तमान वर्ष का संशोधित आंकड़ा। वर्तमान वर्ष कौन सा है, जो अभी चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 2024-25 चल रहा है। तो 2024-25 है वो क्या कहलाएगा, वर्तमान वर्ष। और वर्तमान वर्ष का संशोधित आंकड़ा, क्योंकि वर्तमान वर्ष को कितने महीने हुए हैं, 1 फरवरी तक 10 महीने हुए हैं, तो पूरा डाटा तो आया नहीं है अभी, रिवाइज्ड डाटा है, तो रिवाइज्ड एस्टीमेट 2024-25 का। और पिछले वर्ष का वास्तविक आंकड़ा, पिछले वर्ष कौन सा हो गया, 2023-24, इसके वास्तविक आंकड़े हमारे पास है, क्योंकि ये क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये तीनों आंकड़े हमें मिल जाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर हमने मान लीजिए 2024-25 का बजट पेश किया था, कब किया था, 1 फरवरी 2024 को, तो जो 2024-25 था ये क्या था, आगामी वर्ष का अनुमानित आंकड़ा था। 2023-24 क्या था, वर्तमान वर्ष का संशोधित आंकड़ा था। और 2022-23 क्या था, वो पिछले बजट के लिए पिछले वर्ष का वास्तविक आंकड़ा एक्चुअल्स था। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। जिस वर्ष का हम बजट अनाउंस कर रहे हैं वो है आगामी वर्ष। जिस वर्ष में हम बजट अनाउंस कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, 1 फरवरी को, 2 महीने बाकी पड़े हैं उस वित्तीय वर्ष के, फरवरी और मार्च, तो वो क्या होगा, वो वर्तमान वर्ष का संशोधित आंकड़े होंगे। और उससे पहले वाला जो वित्तीय वर्ष होगा वो क्या होगा, वो पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े होंगे, एक्चुअल्स होंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल्स हैं, ये संशोधित हैं और ये एस्टिमेटेड है। ये 3 आंकड़े याद रखने हैं हमें कि ये 3 आंकड़े बजट में होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बजट के संघटक, कंपोनेंट ऑफ बजट। 2 प्रकार के संघटक हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। आराम से समझेंगे, एक एक चीज समझ में आएगी। राजस्व बजट को बोलते हैं रेवेन्यू बजट, पूंजीगत बजट को बोलते हैं कैपिटल बजट। राजस्व और पूंजीगत बजट जो है इनको भी 2 भाग में डिवाइड करते हैं। राजस्व बजट किससे मिलकर बनेगा, राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्ति से। पूंजीगत बजट किससे मिलकर बनेगा, पूंजीगत खर्च और पूंजीगत प्राप्ति से। राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको कैपेक्स भी बोलते हैं। अब राजस्व बजट में क्या क्या आएगा, नियमित खर्च और प्राप्ति आएगी, वेतन, सब्सिडी, कर, ये सारे किसमें आते हैं, ये राजस्व बजट में आएंगे। पूंजीगत बजट में ये समयांतराल में जो खर्च होते हैं विभिन्न समय के हिसाब से, वो पूंजीगत बजट में आते हैं। राजस्व बजट में जो नियमित खर्च है, जो होने ही हैं, पूंजीगत बजट में जिनको एक तरह से ये मान लीजिए कि योजनाएं बना करके या किसी प्रकार के अनुदान दे करके खर्च करने हैं, जैसे आधारभूत संरचना का निर्माण हो गया। प्राप्ति में हम देखें तो विनिवेश से कोई प्राप्ति हुई है, वो पूंजीगत प्राप्ति में आती है। तो बजट में वर्तमान में 2 हैं, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में राजस्व खर्च, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत बजट में पूंजीगत खर्च, पूंजीगत प्राप्ति। अब ये राजस्व प्राप्ति, राजस्व खर्च क्या है, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत खर्च क्या है, इसको समझते हैं। राजस्व खर्च, राजस्व खर्च क्या होता है, नियमित होता है, होना ही है, ये गैर उत्पादक होता है कि इस खर्च से किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होता,
खपत होती है इसकी उपभोग होता है, किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। कैसे? जैसे ब्याज भुगतान पर खर्च, सरकार का कोई उधार ली हुई है बाजार से, उसके ब्याज का भुगतान किया है तो वो हमें करना ही है, उससे किसी प्रकार की संपत्ति नहीं बन रही है अपनी, और ये गैर उत्पादक है, कोई मशीन नहीं खरीद रहे हैं, किसी प्रकार का निवेश भी नहीं है, ये हमें बस ब्याज दे दिया, बात खत्म। और सबसे बड़ा मद है राजस्व खर्च में 20% इसी का है। सब्सिडी पर खर्च हो गया, NFSA कार्यक्रम चल रहा है अपना, तो उसमें जो सरकार MSP पर फसल खरीदती है किसान से, उसमें क्या है, वो गैर उत्पादक है, उसमें क्या हम गरीबों को दे देंगे 2 रुपये किलो में, तो किसी प्रकार का हमें आय नहीं हो रही है, ना ही किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण हो रहा है कि पुल बन गया, सड़क बन गई, नहीं, हमने उनको दिया, उन्होंने उपभोग कर लिया, बात खत्म, पैसे खर्च हो गए। वेतन और पेंशन, सहायता और अनुदान। रक्षा पर 2 प्रकार के खर्च होते हैं, एक विकासात्मक और एक गैर विकासात्मक। विकासात्मक में अगर हम कोई रक्षा उपकरण किसी दूसरे देश से खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, या हम कोई अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, जैसे तेजस जेट बना रहे हैं, तो उस पर जो खर्च है वो पूंजीगत खर्च में आता है। लेकिन नॉर्मल खर्च हो गया, गोले बारूद है वो नॉर्मल बन रहे हैं, चल रहे हैं, लॉजिस्टिक आ रहा है, वो सारा किस में आएगा, गैर विकासात्मक यानी राजस्व खर्च में आएगा। मशीनों और सड़कों के रख रखाव पर खर्च, क्योंकि मशीन भी तो वही रहेगी, सड़क वही रहेगी, नई सड़क भी नहीं बन रही है, नई मशीन भी नहीं आ रही, उनके रख रखाव में खर्च हो रहा है, वो राजस्व खर्च में आएगा। और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम जितने भी हैं, जो सब्सिडी दी जा रही है, NFSA हो गया, दूसरे और जितने भी कार्यक्रम हो गए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गई, सारा किस में आएगा, राजस्व खर्च में आएगा। क्यों आएगा? कोई संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा, गैर उत्पादक खर्च है, सीधा का सीधा क्या हो रहा है, उपभोग हो रहा है। ठीक है, राजस्व खर्च समझ में आ गया होगा। राजस्व खर्च का मतलब हमने पैसे, सरकार ने जनता को पैसे दिए और वो उपभोग हो गए, सरकार को उससे आय होने की कोई आस नहीं है, वो होता है राजस्व खर्च, एक तरह से वन वे। ठीक है, दूसरा है राजस्व प्राप्ति। और राजस्व प्राप्ति क्या होती है, ये भी नियमित होती है, आनी ही आनी है सरकार के पास, कोई देयता सर्जित नहीं करती। देयता सर्जित करने का मतलब होता है कि मान लीजिए सरकार के पास धन कहीं से आया तो उसको वापस सरकार को चुकाना नहीं है। अब बाजार से सरकार उधार ले लेती है तो वो क्या करता है, सरकार के ऊपर देयता सर्जित करता है, सरकार को वो धन देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने हमसे आयकर ले लिया, निगम कर ले लिया, कोई फीस वसूल ली, कोई जुर्माना वसूल लिया, तो सरकार वो वापस हमें नहीं करती है, मतलब वो चीज़ सरकार के ऊपर देयता सर्जित नहीं कर रही है। तो राजस्व प्राप्ति कोई देयता सर्जित नहीं करती है, संपत्ति में वृद्धि करती है। कैसे करती है? प्राप्ति 2 प्रकार की हो गई, एक हो कर से प्राप्ति, कोई देयता नहीं, राजस्व प्राप्ति में आएगी। दूसरी उधारी से प्राप्ति, उधारी का हमें ब्याज भी देना है, जो उधार लिया है वो भी चुकाना है, ये पूंजीगत प्राप्ति में आएगी। अब राजस्व प्राप्ति जो है वो 2 प्रकार से हमें प्राप्त होती है, एक है कर से प्राप्ति, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, आयकर, निगम कर, ये सब चीज़ें। दूसरी है गैर कर से प्राप्ति, ब्याज से प्राप्ति। राज्य सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार से धन उधार भी लेती है, तो उसके ब्याज से जो प्राप्ति है वो क्या है, राजस्व प्राप्ति है। लाभांश से प्राप्ति, केंद्र सरकार के जितने क्या हैं लोक उपक्रम चल रहे हैं, ठीक है, जैसे ONGC हो गया, BSNL हो गया, ये कंपनियों से जो सरकार, कंपनियां जो प्रॉफिट कमाती है उसका एक हिस्सा किसको देती है, सरकार को देती है, वो राजस्व प्राप्ति कहलाती है। अनुदान मिल गई, सहायता, उपहार, फीस, जुर्माना और राजकीय संपत्ति, यानी ऐसी संपत्ति जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वो सरकार के अंडर में आ जाती है, वो भी सरकार में क्या कर रही है, संपत्ति का निर्माण कर रही है, वृद्धि कर रही है। तो ये सारे राजस्व प्राप्ति में आते हैं। राजस्व प्राप्ति में संपत्ति का निर्माण होगा और सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार की देयता सृजित नहीं होगी, सरकार को वो वापस नहीं लौटाना है। ये भी क्या हो गया, वन वे हो गया। तो राजस्व का मतलब है वन वे,
राजस्व खर्च, सरकार ने खर्च कर दिया जनता पे, वापस कुछ भी नहीं मिलेगा। राजस्व प्राप्ति, सरकार को पैसा मिला लेकिन सरकार को वो वापस नहीं देना है। ये हो गए राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्ति। अब हम देखते हैं पूंजीगत खर्च और पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत खर्च क्या होता है? पूंजीगत खर्च है वो उत्पादक खर्च होता है कि सरकार निवेश कर रही है, एक तरह से सरकार ने पैसे खर्च किए हैं तो वहाँ से सरकार को कुछ उत्पादन मिलेगा, उसकी जगह कुछ ना कुछ सरकार को मिलेगा और संपत्ति का निर्माण होगा। आधारभूत संरचना पर खर्च करती है सरकार। कोई पोर्ट बना दिया, बंदरगाह बना दिया, अब वहाँ पर सरकार को क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा, हमारा इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, वहाँ पर कस्टम ड्यूटीज मिलेगी हमें, तो वहाँ से हमें क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। मशीनों का क्रय किया है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीएसटी हमें ज़्यादा मिलेगी। दूसरा, समय बढ़ने पर मशीन की कीमत भी बढ़ेगी, तो इससे क्या हुआ? संपत्ति का निर्माण हुआ। सरकार द्वारा राज्यों को प्रदत्त उधार, केंद्र सरकार ने राज्यों को क्या दिया? उधार दिया। राज्य क्या देंगे? ब्याज देंगे, तो संपत्ति का निर्माण उसमें भी हो रहा है। सरकार द्वारा लिए गए उधार को चुकाना, अब केंद्र सरकार है, उसने कहाँ से ले रखा है? मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से धन उधार ले रखा है, तो अब वो वर्ल्ड बैंक को धन उधार चुका दे रही है, तो इसमें भी क्या हो रही है? सरकार की देयता कम हो रही है। कम हो रही है मतलब वो पूंजीगत खर्च है, उत्पादक खर्च है, हमें उतने धन का ब्याज नहीं देना, सरकार को फायदा हो रहा है। तो ये है पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च में सरकार को भी फायदा होता है, ऐसा खर्च, ठीक है। संपत्ति का निर्माण होता है और प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है वो, हम उससे कुछ ना कुछ सरकार को मिलता है, तो ये पूंजीगत खर्च हो गया। राजस्व खर्च में कुछ नहीं मिलता, वन वे। पूंजीगत खर्च एक तरह का निवेश बोल सकते हैं, जिसमें सरकार को वापस कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। अब है पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है? देयता में वृद्धि करती है, संपत्ति को कम करती है। पूंजीगत प्राप्ति मतलब सरकार लोन ले रही है, कहाँ से? कहीं से भी, बाजार से उधार लेगी तो सरकार की देयता में वृद्धि होगी। विनिवेश करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, जैसे एयर इंडिया का विनिवेश किया था, तो उसमें क्या है? सरकार को पैसे तो मिले लेकिन सरकार की संपत्ति में क्या हो गई? कमी हो गई, उसकी हिस्सेदारी क्या हो गई? कम हो गई। तो ये संपत्ति को कम करती है, देयता में वृद्धि करती है। बाजार उधारी, विनिवेश हो गया। लघु बचत योजनाएं, सुकन्या समृद्धि में पैसे तो सरकार ले रही है लेकिन बाद में उसको ब्याज के साथ चुकाएगी। दिए गए ऋण की वापसी, राज्यों को ऋण दिया था, राज्यों ने वो ऋण वापस दे दिया हमें, तो अब हमें उस पर ब्याज नहीं मिलेगा, तो वो पूंजीगत प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति नहीं है। अब पूंजीगत प्राप्ति दो प्रकार की है, डीसीआर, एनडीसीआर। डीसीआर का मतलब है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ये देयता सृजित करती है, जैसे बाजार उधारी है, लघु बचत योजनाएं हैं, मतलब पैसा सरकार के पास आ रहा है, सरकार को पैसा वापस चुकाना है वो। दूसरी है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ये क्या करती है? उधारी तो सृजित नहीं करती है लेकिन संपत्ति में कमी करती है, जैसे विनिवेश कर दिया तो पैसे तो हमें वो नहीं चुकाने, लेकिन हमारी संपत्ति क्या हो गई? कम हो गई। दिए गए ऋण की वापसी हो गई, हमने कोई ऋण दिया था लेकिन वो हमने वापस ले दिया, चुका दिया सामने वाले ने, तो अब हमें ब्याज मिलेगा नहीं, तो हमारी संपत्ति कम हो गई। तो ये दो प्रकार की पूंजीगत प्राप्ति है, डीसीआर, एनडीसीआर। डीसीआर में देयता सर्जित होती है, एनडीसीआर में संपत्ति कम होती है। तो पूंजीगत प्राप्ति समझ गए होंगे। राजस्व प्राप्ति वन वे, पूंजीगत प्राप्ति हमें प्राप्त हुई है मतलब हमने भी कुछ ना कुछ दिया है, चाहे तो हम रुपए लिए हैं तो उसका ब्याज देंगे, या हमें रुपए मिले हैं तो हमने हमारी कोई संपत्ति दी है, यह है पूंजीगत प्राप्ति। अब मेरे हिसाब से राजस्व खर्च, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत खर्च, पूंजीगत प्राप्ति में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब है राजस्व बजट का आधिक्य। केवल राजस्व बजट का आधिक्य देखना है, मतलब राजस्व प्राप्ति है वो ज़्यादा है कहाँ से? राजस्व खर्च से, तो वो क्या हो जाएगा? राजस्व बजट का आधिक्य हो जाएगा। अब इसमें राजस्व प्राप्ति ज़्यादा है मतलब
पूंजीगत प्राप्ति अपनी क्या है, कम है, ये क्या है, ज़्यादा है। राजस्व खर्च क्या है, कम है, इसका मतलब पूंजीगत खर्च क्या है, ज़्यादा है। अब इन चारों में से बढ़िया कौन कौन रहता है ये देख लेते हैं। राजस्व प्राप्ति, सरकार को प्राप्त हो गई, सरकार को देना कुछ नहीं है, तो ये सरकार के लिए क्या है, बढ़िया है, अच्छी चीज़ है, गुड है। राजस्व खर्च, सरकार को देना है, मिलना कुछ नहीं है, ये क्या होता है, बैड होता है। पूंजीगत प्राप्ति, उधार लेते हैं हम, या तो हमें ब्याज देना है या हमें फिर संपत्ति बेचनी पड़ेगी, ये क्या होती है, बैड होती है। लेकिन पूंजीगत खर्च क्या होता है, उत्पादक खर्च होता है, हमें उसके बदले कुछ ना कुछ मिलेगा, ये क्या होता है, गुड होता है। तो यहाँ राजस्व बजट का आधिक्य है, मतलब ये बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रही है, तो ये एक समृद्धि वाली अर्थव्यवस्था का लक्षण है, समृद्धि अर्थव्यवस्था का। यहाँ पर रोजगार वगैरह, आय वगैरह सभी लोगों की बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि राजस्व प्राप्ति ज़्यादा हो रही है और पूंजीगत खर्च ज़्यादा है। पूंजीगत प्राप्ति कम है और राजस्व खर्च कम है, तो ये राजस्व बजट का आधिक्य हो गया। पूंजीगत बजट का आधिक्य में पूंजीगत प्राप्ति ज़्यादा है, पूंजीगत खर्च क्या है, कम है। पूंजीगत प्राप्ति क्या हो गई, ज़्यादा, खर्च कम। इसका मतलब राजस्व प्राप्ति क्या है, कम है, और राजस्व खर्च क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जो दोनों ही चीज़ें क्या होती है, ये खराब होती है। इसका मतलब ये अर्थव्यवस्था में क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मंदी की हालत है। लेकिन ये कब है, ये अगर किसी अर्थव्यवस्था में मंदी है, सुस्ती है, तब क्या करती है गवर्नमेंट, अपने राजस्व खर्च को बढ़ाती है ताकि अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी तेजी आए, प्रोडक्शन बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, तब तो ये बजट रहता है सही। अन्यथा ये बजट खराब रहता है और अर्थव्यवस्था को नीचे की तरफ लेके जाता है। ठीक है, ये पूंजीगत बजट का आधिक्य हो गया। अब बजट सामान्यतः क्या होता है, कुल खर्च, कुल प्राप्ति। राजस्व खर्च, पूंजीगत खर्च, कुल खर्च में, कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। इस आधार पर बजट है वो 3 प्रकार का निकल सकता है। एक आधिक्य बजट, जिसमें खर्च क्या होगा, कम होगा, प्राप्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा संतुलित बजट, जिसमें खर्च और प्राप्ति दोनों संतुलित होंगे, बराबर होंगे। तीसरा घाटे का बजट, जिसमें खर्च ज़्यादा होंगे लेकिन प्राप्ति क्या होगी, कम होगी। अब इन तीनों को हम डिटेल में समझ सकते हैं। ये आधिक्य बजट है, ये भी सही है अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्राप्ति ज़्यादा हो रही है, खर्च कम है। संतुलित बजट है, ये भी सही है। घाटे के बजट में क्या है, घाटे के बजट को कम करने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है। एक, राजस्व खर्च में कमी करे, गैर उत्पादक खर्च है उसमें कमी करे। सब्सिडी को युक्ति संगत बनाए। सब्सिडी में क्या है, अब जैसे NFSA कार्यक्रम है, इसमें हमारे देश के लगभग 65% जनसंख्या है वो कवर की गई है। तो हमारे देश की 65% जनसंख्या है वो सारी की सारी इतनी भूखमरी से पीड़ित नहीं है कि उसको NFSA कार्यक्रम की ज़रूरत हो। बार बार समितियों ने सुझाव दिया है कि इसको घटा करके 40% तक हमें लाना चाहिए, ताकि एक टारगेटेड सब्सिडी दी जा सके। वो हमें इसको युक्तियुक्त बनाना चाहिए, ताकि सरकार का जो राजस्व खर्च है वो अगर खर्च हम कर भी रहे हैं तो सही जगह पर खर्च हो। नवीन कल्याणकारी कार्यक्रमों को शुरू करने की बजाय पूर्व में चल रही योजनाओं को सफल बनाना चाहिए। ये नहीं कि सरकार बदल बदल के चेंज हो रही है तो नई योजनाएं हैं वो शुरू कर रही है, पुरानी बंद कर दे रही है। नहीं, जो पुरानी चली आ रही है उन्हीं को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा अपने पुराने समय में। उनके हमें दोष भी पता चले होंगे, उन दोष को करेक्ट करके हम उनको सफल बना सकते हैं। लेकिन नई योजनाओं को हमें पर्यवेक्षण करने के लिए समय की ज़रूरत होती है। राजस्व प्राप्ति है उसको बढ़ाना चाहिए, कर के आधार को बढ़ाना चाहिए, ना कि कर की दर को। ये नहीं है कि कर 50% कर दो, 60% कर दो। कर देने वाले लोग ज़्यादा होने चाहिए,
चाहे थोड़ा थोड़ा ही देंगे तो भी ज़्यादा करा जाएगा। कर की चोरी है उसको रोकना चाहिए। ऐसा करके हम जो राजस्व प्राप्ति है उसको बढ़ा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो हमारा घाटे का बजट है वो संतुलित बजट की ओर बढ़ने लगेगा। आदर्श बजट के गुण क्या होते हैं? सबसे पहले देखते हैं आधिक्य का बजट। आधिक्य के बजट में सरकार खर्च कम करती है, मतलब प्राप्ति ज़्यादा हो रही है, सरकार का खर्च क्या है, कम है। सरकार का खर्च कम है तो ये मुद्रास्फीति को भी कम कर देता है। लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है वो कम हो जाते हैं क्योंकि खर्च कम है सरकार का। तो इससे क्या हो सकता है, गरीबी बढ़ सकती है, लोगों में आय की असमानता बढ़ सकती है। तो ये भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। घाटे का बजट, इसमें क्या है कि जो हमारी जीडीपी का सूत्र है Y=CIG(x-M), तो इसमें C और I है, यानी जो परिवार है और जो निजी कंपनियां हैं वो खर्च कम कर देती है। इसलिए मंदी की स्थिति में गवर्नमेंट को अपना खर्च बढ़ाना पड़ता है। गवर्नमेंट का खर्च बढ़ता है तो वहाँ पर घाटे का बजट बनता है। लेकिन अगर मंदी से उबारना है तो घाटे का बजट बढ़िया है, अन्यथा घाटे का बजट बढ़िया नहीं है। ये क्राउडिंग आउट की स्थिति को बढ़ा सकता है, राजकोषीय दुष्चक्र में फंसा सकता है, ऋण जाल में फंसा सकता है किसी अर्थव्यवस्था को, साख क्षमता इससे प्रभावित होती है और ब्याज की देयता को भी बढ़ाता है। लेकिन मंदी से निकालने के लिए ये प्रभावी हो सकता है। ठीक है, ये घाटे का बजट हो गया। अब यहाँ पर क्राउडिंग आउट की स्थिति बढ़ा सकता है। तो क्राउडिंग इन क्या होती है, जिसमें गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा करती है, तरलता है वो गवर्नमेंट से बाजार की तरफ आती है, बाजार में पैसा बढ़ाती है सरकार ताकि लोगों को रोजगार मिले, उत्पादन बढ़े, मांग बढ़े। और क्राउडिंग आउट में क्या होता है, सरकार क्या करती है, सरकारी प्रतिभूति जारी करती है, बॉन्ड जारी करती है, जिसे निवेशक क्या है, खरीदते हैं। इससे क्या है, बाजार में पैसे की कमी आ जाती है, जिससे निजी कंपनियों को पैसा नहीं मिलता और उनको ऊंची ब्याज पर धन उधार लेना पड़ता है, जिससे कारक लागत है वो बढ़ जाती है और सामान महंगा हो सकता है। ये क्राउडिंग आउट की स्थिति है। तो फिर बजट कैसा बनना चाहिए? बजट ऐसा बने जिसमें राजस्व प्राप्ति ज़्यादा हो, राजस्व खर्च कम हो। राजस्व एवं पूंजीगत दोनों स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए हुए होने चाहिए। आंकड़े सकल यानी ग्रोस की जगह नेट होने चाहिए, शुद्ध या निवल होने चाहिए। आम आदमी को आसानी से समझ में आए ऐसा बजट होना चाहिए और बजट के स्वर्णिम नियम का पालन करना चाहिए। अब बजट का स्वर्णिम नियम क्या कहता है कि जो वर्तमान सरकार है उसको कम से कम उधारी लेनी चाहिए, ताकि जो आने वाली सरकार होगी उसको कम से कम ब्याज का भुगतान करना पड़े और वो भी अपने अनुरूप नीतियां हैं वो बना सके। दूसरा, राजस्व खर्च के लिए उधार लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये एक तरफा होता है, गैर उत्पादक होता है। पूंजीगत खर्च करना है उसके लिए आप उधारी ले सकते हो, क्योंकि ये उत्पादक होता है और एक प्रकार का निवेश है जो आगे आने वाले समय में आपको रिटर्न दे सकता है। ये बजट का स्वर्णिम नियम है। अब देखते हैं घाटे के प्रकार कि राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, मौद्रीकृत घाटा। ठीक है, इन घाटों के बारे हमने न्यूज़ चैनलों में ही अभी तक सुना है। आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करके एकदम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा यानी राजस्व खर्च बढ़ जाएगा, राजस्व प्राप्ति कम हो जाएगी। तो राजस्व खर्च में से जब राजस्व प्राप्ति को घटाते हैं तो राजस्व घाटा निकल के आता है। राजस्व खर्च में कमी कर देंगे तो गैर आवश्यक खर्च में कमी करो, सब्सिडी को युक्ति संगत बना दो, विभागों के आकार में कमी करो, तो हमारा राजस्व खर्च कम हो जाएगा, जिससे राजस्व घाटा भी कम होगा। दूसरी, राजस्व प्राप्ति में वृद्धि कर दो, जैसे कर आधार को बढ़ाना, कर चोरी को रोकना। तीसरा, उधार लेकर राजस्व घाटे को कम करना, जो बजट के स्वर्णिम नियम का पालन नहीं करता है उसके विरुद्ध है। तो हमें राजस्व खर्च में कमी करनी चाहिए और राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे राजस्व घाटा कम हो। राजस्व घाटा सिर्फ राजस्व से संबंधित है, राजस्व खर्च
ज़्यादा है हमारा, राजस्व प्राप्ति कम है, इसी को राजस्व घाटा बोलते हैं। फिर है प्रभावी राजस्व घाटा। इसको समझने के लिए हमें एक टर्म समझनी है, GCCA, ग्रांट क्रिएशन फॉर कैपिटल एसेट। ये क्या चीज़ होता है? ये चीज़ होता है कि मान लीजिए केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, तो ये 100 करोड़ रुपए भारत सरकार की जो बुक है, एक्सपेंस बुक है, उसमें राजस्व खर्च में जुड़ेंगे। लेकिन अब 100 करोड़ रुपए का राजस्थान सरकार क्या कर रही है? क्या 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है? लेकिन अगर राजस्थान सरकार इस 100 करोड़ रुपए से कोई आधारभूत संरचना बना रही है, जैसे सड़क का बना लिया, कोई फैक्ट्री के लिए मशीनों का क्रय कर लिया, तो ये क्या हो गया? ये उत्पादक खर्च कर दिया। केंद्र सरकार ने तो दिया था अनुदान राजस्व खर्च के हिसाब से, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको एक पूंजीगत खर्च के रूप में यूटिलाइज किया है, आधारभूत संरचना का निर्माण किया है। तो इसी को क्या बोलते हैं? GCCA। वह अनुदान जिससे संपत्ति का निर्माण हुआ है। ये नहीं है कि उसको उन्होंने गरीबों में बांट दिया है, सब्सिडी दे दी है, लोन माफ़ कर दिया है, नहीं, उससे संपत्ति का निर्माण किया है, कोई पुल बनाया है, कोई सड़क बनाई है, तो ये GCCA कहलाता है। अब प्रभावी राजस्व घाटा। राजस्व घाटा मतलब राजस्व खर्च माइनस राजस्व प्राप्ति। प्रभावी तो इसमें से जो GCCA है, यानी जो संपत्ति का निर्माण करने वाला अनुदान है, उसको भी हम घटा दें, तो ये एक प्रकार से एक्यूरेट शुद्ध निवल आ जाएगा। तो राजस्व घाटा माइनस GCCA प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा। प्रभावी पूंजीगत खर्च में क्या जुड़ेगा? GCCA को पूंजीगत खर्च में जोड़ देंगे, क्योंकि उस राजस्व खर्च का जो अनुदान के रूप में मिले थे, उसका यूटिलाइजेशन एक पूंजीगत खर्च के रूप में हुआ है, संपत्ति के निर्माण के रूप में हुआ है। तो ये पूंजीगत खर्च प्लस GCCA। 2011-12 में 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इसको बजट में शामिल किया गया था प्रभावी राजस्व घाटा में, और 2012-13 में इसको FRBM कानून में शामिल कर लिया गया। FRBM कानून क्या है? आज के लेक्चर में ही थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये प्रभावी राजस्व घाटा हो गया। ठीक है, राजस्व घाटा पूंजीगत खर्च माइनस राजस्व खर्च माइनस राजस्व प्राप्ति। प्रभावी राजस्व घाटा माइनस GCCA। याद रखना है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा में अंतर। राजस्व घाटा हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रभावी राजस्व घाटे में से हम GCCA घटाते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा है वो शुद्ध उपभोग खर्च है, सीधा का सीधा क्या हुआ है? कंज्यूम हुआ है, किसी भी प्रकार का एसेट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, संपत्ति का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि GCCA उसमें से घटा दिया है हमने। लेकिन जो राजस्व घाटा है उसके अंदर GCCA होता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत संपत्ति का निर्माण हमें देखने को मिल जाता है। ये दोनों में अंतर है। फिर आता है बजटीय घाटा। इसको 1997 में समाप्त कर दिया गया। ये हमेशा शून्य रहता है। क्यों शून्य रहता है? क्योंकि सरकार क्या करती है? बजट बनाती है। भारत सरकार का बजट हमेशा क्या बनता है? घाटे का बनता है। उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? RBI से एड होक कोष पत्र जारी करके पहले ही धन उधार ले लेती है। RBI ये धन कहाँ से उधार देता है? RBI नोट छाप करके धन उधार देता है। अब RBI नोट छापेगा तो इससे क्या बढ़ सकती है? मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। मुद्रास्फीति बढ़ सकती है तो वो खराब हो सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, इसलिए इसको 1997 में समाप्त कर दिया गया। कुल खर्च में से कुल प्राप्ति बजटीय घाटा। इससे बचने के लिए RBI को पूर्व में ही एड होक कोष पत्र जारी करके उधार ले लेती है। इस एड होक कोष पत्र को भी 1997 में समाप्त कर दिया। अर्थशास्त्री सुखमेध चक्रवर्ती थे, इन्होंने इसकी जगह अर्थोपाय अग्रिम वेज एंड मीन्स एडवांस 1997 से इसको शुरू किया है। अब ये अर्थोपाय अग्रिम क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बजटीय घाटा हमेशा शून्य। क्यों? क्योंकि सरकार पहले ही RBI से क्या ले लेती है? धन उधार ले लेती है। अर्थोपाय अग्रिम RBI देता है उधार। कितने दिन के लिए देता है? 91 दिन के लिए देता है। 91 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं। क्यों देता है? क्योंकि जो बजट बनाती है राज्य सरकार या केंद्र सरकार,
उसकी जो बैलेंस शीट है, तुलन पत्र है, उसमें नगद का असंतुलन हो जाता है, खर्च ज़्यादा हो जाता है, प्राप्ति कम हो जाती है, उसको संतुलित करने के लिए आरबीआई से उधार लेती है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें। केंद्र सरकार तो अल्पकालिक अवधि के लिए कोष पत्र जारी करती है और उधार मिल जाता है, लेकिन राज्य सरकार को अल्पकालिक प्रतिभूति जारी नहीं कर सकती, ये केवल दीर्घकालिक प्रतिभूति जारी करती है, जिसको एसडीएल बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, स्टेट डेवलपमेंट लोन, राज्य विकास ऋण। इस पर उसको 91 दिन का उधार दिया जाता है। ये उधार जो आरबीआई देती है, ये बट्टे दर पे देती है, जो रेपो दर के बराबर होती है। रेपो, रिवर्स रेपो सब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आरबीआई पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि वो एक अल्पकालिक दर जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को थोड़े समय के लिए धन उधार देती है, वो रेपो रेट कहलाती है। तो बट्टा दर और रेपो रेट दर बराबर होती है। बट्टा दर क्या होती है? बट्टे का मतलब होता है पहले ही काट लेना। कैसे काटती है अभी दिखाता हूँ। कोष पत्र कैसे, एक फर्म मान लीजिए, एक कूपन मान लीजिए, केंद्र सरकार जारी करती है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति होती है, ये हो गया कोष पत्र। बस ऐसा ही होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार से जारी किया जा सकता है। 3 प्रकार का है, 91 दिन का, 182 दिन का, 364 दिन का। शून्य कूपन बॉन्ड होता है, कूपन या ब्याज इस पर नहीं होता है। क्या होता है इस पर? बट्टा होता है, हमेशा बट्टे पर जारी होता है, यानी अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी होगा, लेकिन भुगतान इसका अंकित मूल्य पर किया जाएगा। जैसे कितने रुपए का कोष पत्र देना है? 100 रुपये का कोष पत्र देना है। बट्टा दर क्या लगा दी? 5% लगा दी। तो ये जो कोष पत्र है ये जारी कितने पे होगा? ये 100 रुपये का जारी होगा, लेकिन केंद्र सरकार को आरबीआई कितना देगा? 95 रुपये देगा। 5% बट्टा पहले ही काट लेगा, लेकिन जब इसका भुगतान किया जाएगा, सरकार दोबारा इस कोष पत्र किसके पास जाएगा? ये सरकार के पास। सरकार क्या करेगी? आरबीआई को पैसे देगी वापस। कितने देगी? 100 देगी। जारी होगा बट्टे पर 95 रुपये पर, भुगतान होगा अंकित मूल्य पर 100 रुपये पर, ठीक है। सरकार ने आरबीआई को क्या दिया? कोष पत्र। आरबीआई ने सरकार को क्या दिए? बट्टे पर पैसे 95 रुपये। अब 91 दिन हो गए पूरे। अब आरबीआई कोष पत्र किसको देगा? सरकार को देगा। कोष पत्र पर कितने रुपए लिखे हैं? 100 रुपये लिखे हैं। सरकार आरबीआई को कितने रुपए देगी? 100 रुपये देगी। यही है सिस्टम कोष पत्र का, ठीक है। इसके बाद है राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में फर्क है। राजकोषीय में कुल खर्च है वो कुल प्राप्ति से ज़्यादा हो जाता है। बजट घाटे का बनता है, बाजार उधारी, इसी को क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा बोलते हैं। जितना घाटा लगता है, यानी खर्च माइनस प्राप्ति, जितना निकल के आया घाटा, उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी? उधार लेगी। उस उधारी को ही राजकोषीय घाटा बोला जाता है। राजकोषीय घाटा मतलब सरकारी घाटा बोल लीजिए। कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति, बाजार उधारी को छोड़कर, क्योंकि बाजार उधारी लेकर के तो वो जीरो कर ही देती है। बजटीय घाटा प्लस बाजार उधारी, और प्राथमिक घाटा प्लस निवल ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा है कि आज के साल का घाटा सिर्फ, और निवल ब्याज भुगतान पहले की सरकारों ने जो उधारी ली थी उसका ब्याज भी तो कौन चुकाएगी? जो वर्तमान सरकार है वो भी तो चुकाएगी। मना नहीं कर सकती है कि उस सरकार ने लिया था वो नहीं रही, हम नहीं चुकाएंगे, नहीं। जो पिछली सरकारों ने उधार लिया है उसका ब्याज भी वर्तमान सरकारों को चुकाना होता है। ये वर्तमान सरकारों को पिछला ब्याज चुकाना प्लस में उनका खुद का चुकाना, दोनों मिला करके क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है। प्राथमिक घाटा क्या होगा फिर? प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से निवल ब्याज भुगतान क्या करेंगे? घटा देंगे। मतलब अपना अपना जो घाटा है वो चेक करवाती है ये। मतलब वर्तमान सरकार कितना अनुशासन बरत रही है अपना बजट बनाने में, ये प्राथमिक घाटा हमें बताता है, क्योंकि उसमें से निवल ब्याज भुगतान घटा देते हैं जो पिछले सरकार का पिछले वर्षों का बजट का ब्याज था, उधारी ली हुई थी, उसका सरकार की वर्तमान वर्ष की शुद्ध उधारी बताता है।
राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे में क्या अंतर है? राजकोषीय घाटा हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर ब्याज भुगतान शामिल होता है। प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान शामिल नहीं होता है तो ये कम होता है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल देयता, प्राथमिक घाटा सरकार की वर्तमान वर्ष की शुद्ध उधारी होती है। अब है राजकोषीय घाटे का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव क्या है? राजकोषीय घाटे का सीधा मतलब है कि सरकार ने अपने खर्च में वृद्धि की। खर्च में वृद्धि की है तो तरलता बढ़ी है, तरलता बढ़ी है तो मांग बढ़ी है तो उत्पादन, फिर जीडीपी बढ़ गई, समृद्धि दर बढ़ गई, रोजगार बढ़ा, आय बढ़ा, बचत बढ़ा, निवेश बढ़ा, पूंजी निर्माण बढ़ा। मतलब अर्थव्यवस्था में अगर सुस्ती थी, मंदी थी, तो वहाँ पर इसने क्या किया? अच्छा काम किया है। रोजगार में बढ़ोतरी की है, मांग में बढ़ोतरी की है, उत्पादन बढ़ाया है, जिससे जीडीपी और समृद्धि दर बढ़ी है। लेकिन इसका नकारात्मक परिणाम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए उसको बाजार से उधार लेना पड़ेगा। उधार लेगी तो इसकी देयता में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्राउडिंग आउट हो जाएगी, साख क्षमता प्रभावित होगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी क्योंकि तरलता बढ़ रही है, ऋण जाल में अर्थव्यवस्था फट सकती है। राजकोषीय दुष्चक्र, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च, इनमें से कौन से खर्च पे ज़्यादा खर्च कर रही है, ये डिसाइड करता है कि जो राजकोषीय घाटा है वो सही है या गलत है। अगर वो राजस्व खर्च में ज़्यादा है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए गलत है। लेकिन अगर उसने पूंजीगत खर्च ज़्यादा किया है तो ये राजव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था है, उसके लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद है मौद्रिक घाटा। प्राथमिक घाटा हमने पढ़ लिया। मौद्रिक घाटा है कि जब सरकार का बजट घाटे का हो और सरकार उस घाटे को पूरा करने के लिए केवल आरबीआई से उधार ले, बाहर बाजार से नहीं। आरबीआई सरकार की प्रतिभूति के बदले नए नोट छापेगा। इसका प्रयोग नहीं करती है क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार का घाटा बहुत ज़्यादा रहता है। इतने नोट अगर मार्केट में आ जाएंगे, इतनी तरलता बाजार में बढ़ जाएगी तो फिर मुद्रास्फीति भी चरम पर हो जाएगी। सभी घाटों को हमेशा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं? इसका भी बना रखा है क्या मैंने? कुछ देखता हूँ। ये रहा, जो राजकोषीय घाटा है ये 4.9% दिख रहा है आपको। राजस्व घाटा 8% दिख रहा है। प्राथमिक घाटा 1.4% दिख रहा है। ठीक है, तो इसको जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हम दिखाते हैं। सरकार की प्राप्ति और खर्च के स्रोत क्या क्या है? कितने प्रतिशत सरकार को कहाँ खर्च करती है, कहाँ से सरकार को कितना प्रतिशत मिलता है, वो एक नज़र में देख लेते हैं। हालांकि पूछे जाने वाला सवाल नहीं है। सबसे पहले देखते हैं प्राप्ति। उधार और अन्य देयताएं 34%, जो राज्यों को उधार दे रखा है वगैरह वगैरह। जीएसटी से 17%, निगम कर 15%, आयकर 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, कर भिन्न प्राप्ति 6%, सीमा शुल्क 4%, एनडीसीआर 2%। ये पुराना डाटा है, चेंज हो सकता है। खर्च में ब्याज भुगतान में 20%, कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, केंद्र क्षेत्र की योजनाएं 17% और केंद्र प्रायोजित योजनाएं 9%। अब ये केंद्र क्षेत्र की योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में क्या अंतर है, इसको भी देख लेंगे। वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9%, रक्षा में 8%, अन्य व्यय 8%, आर्थिक सहायता 7%, पेंशन में 4%। अब हमें क्या देखना है? केंद्र क्षेत्र की योजनाएं और केंद्र प्रायोजित योजनाएं। केंद्र क्षेत्र की योजना है उसको बोलते हैं सेंटर सेक्टर स्कीम, और केंद्र प्रायोजित को सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो केंद्र क्षेत्रक है, ये 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची के विषय हैं उनकी योजनाएं केंद्र क्षेत्रक योजनाएं होती है। इसका 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राजस्थान में 3,000 रुपये उसमें और बढ़ा दिए हैं, लेकिन वो योजना केंद्र क्षेत्र की है। दूसरी है केंद्र प्रायोजित योजनाएं। 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची के विषय हैं उन पे जो योजनाएं बनाई जाती है, वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के करती है। एक परसेंटेज डिसाइड होता है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सिंचाई, कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, जो सोलर पंप वगैरह लगाते हैं उनमें भी केंद्र राज्यों का अलग अलग सब्सिडी का अनुपात होता है। मनरेगा हो गई, ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। केंद्र क्षेत्रक प्रॉपर केंद्र की,
केंद्र प्रायोजित यानी केंद्र स्पॉन्सर कर रहा है, कर राज्य भी रहा है लेकिन केंद्र स्पॉन्सर कर रहा है, उनमें वित्त पोषण कुछ केंद्र का भी। ये हो गया अंतर। अब है घाटे की वित्त व्यवस्था, डिफिशिएंट फाइनेंसिंग, इसको हीनार्थ प्रबंधन भी कहते हैं। ये क्या होती है? ये 1969 में शुरू की गई थी कि घाटे का बजट बन रहा था इंडिया का हर बार। अब इसके लिए क्या करना है, हमें वित्तीय स्रोतों का प्रयोग करना है, और जिन वित्तीय स्रोतों का प्रयोग करते हैं उसी व्यवस्था को घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। और इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? 1 रुपये के नोट और सिक्के जारी करना, विनिवेश कर देना जिनसे धन की प्राप्ति हो जाए, या फिर बाजार से उधार ले लो। यही क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था है। अब इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव वही है राजकोषीय घाटे वाला। सकारात्मक में क्या होगा? सुस्ती मंदी है तो वो कम होगी, उससे अर्थव्यवस्था बाहर आएगी, रोजगार, बचत, निवेश बढ़ेगा, राजकोषीय जो गवर्नमेंट का खर्च है उसमें वृद्धि होगी। नकारात्मक में मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, उधार लेंगे तो देयता बढ़ जाएगी, क्राउडिंग आउट की स्थिति हो जाएगी, राजकोषीय दुष्चक्र में फंस जाएंगे। ठीक है। अब है FRBM कानून, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, राजकोषीय दायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। क्या है? ये है कि आप आंकड़े डिसाइड करो अपने, जब बजट बना रहे हो तो आंकड़े डिसाइड करो, उन पर अनुशासन से काम करो, ताकि आपका जो घाटे का बजट बनता है, जो घाटा है, वो दिनों दिन आने वाले सालों में कम हो जाए। यह वह अनुशासित पथ है जिसका अनुसरण करके सरकार राजकोषीय संकेतकों को निर्धारित न्यूनतम सीमा में रखकर राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने का प्रयास करती है। राजकोषीय समेकन बेहतर राजकोषीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। 2003 में पारित हुआ था, 2004 में लागू हुआ। इसको फिस्कल कंसोलिडेशन राजकोषीय समेकन को बोलते हैं। 2003 में ये क्यों लाया गया, इसको देख लेते हैं पहले। 1969 में हमारे घाटे की वित्त व्यवस्था शुरू हुई थी, क्योंकि हमारा बजट हर बार घाटे का बन रहा था। 70 तक आते आते ये 4% हो गया, 80 में ये 7% हो गया। 1990 में खाड़ी युद्ध, जो अमेरिका ईरान का युद्ध था, वो शुरू हुआ, तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो फिर भारत को 1990 में IMF से धन उधार लेना पड़ा। इसके लिए IMF ने भारत पर 3 शर्तें लगाई। एक, LPG सुधार करने हैं, दूसरा रुपये का अवमूल्यन करना है, और तीसरा राजकोषीय समेकन पर जोर देना है। इस राजकोषीय समेकन पर जोर देने के लिए ही हम कौन सा कानून लेके आए थे? FRBM एक्ट लेके आए थे 2003 में। इसके अंतर्गत 4 संकेतक हैं, इनको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और ऋण GDP अनुपात। प्राथमिक घाटे को इसके अंदर शामिल नहीं करते हैं, ये याद रखना है। ठीक है। उद्देश्य है राजकोषीय समेकन प्राप्त करना और अंतःपीढ़ी क्षमता के लिए। अंतःपीढ़ी क्षमता मतलब वही वर्तमान सरकार को उधारी है वो कम से कम लेनी है, ताकि आने वाली सरकार पर दबाव ना पड़े, एक्स्ट्रा दबाव ना आए। ठीक है, ये अंतःपीढ़ी क्षमता है। अब FRBM की विशेषता और लक्ष्य। 2004 में शुरू हुआ था, तो 2008-09 के लिए लक्ष्य रखे गए थे कि प्रतिवर्ष हम राजकोषीय घाटे को 0.3% कम करके और 3% तक ले आएंगे। राजस्व घाटे में 0.5% की कमी करते करते इसको शून्य कर देंगे। सरकार की कुल देयता है वो किसी भी वर्ष 9% से अधिक नहीं होगी, और प्रत्येक वर्ष इसको 1% कम करेंगे। ये 2008-09 के हमारे लक्ष्य थे, जो हमने 2004 में निर्धारित किए थे। लेकिन 2008 में क्या आ गया? अमेरिका में मंदी आ गई, सब प्राइम संकट आया, जिसने वैश्विक मंदी का रूप ले लिया, और भारत की अर्थव्यवस्था फिर से चरमरा गई थी। जो अपना सेंसेक्स था वो 17,000 से सीधा कितने पे आ गया था? 8,000 पे आ गया था। तो ये फिर प्रोग्राम फ्लॉप हो गया अपना। तो 2012 में FRBM में संशोधन किया हमने। इसमें हमने प्रभावी राजस्व घाटे को FRBM में शामिल किया, और बजट में मध्यावधि व्यय मिड टर्म एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को शामिल किया, ताकि बीच में भी हम इसको देख सकें कि किस प्रकार से प्रोग्रेस चल रही है।
सरकार द्वारा हर वर्ष बजट के साथ FRBM के 3 दस्तावेज पेश किए जाने हैं। कौन कौन से? फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, समष्टि आर्थिक फ्रेमवर्क विवरण। ये 3 नाम याद कर लेने हैं कि ये 3 दस्तावेज जो हैं वो बजट के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। 2013 में हमारी मुद्रास्फीति फिर बढ़ गई थी क्योंकि सब्सिडी कार्यक्रम ज़्यादा चल गए थे, NFSA कार्यक्रम चलाया गया था। 2014 में 18-19 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए कि राजकोषीय घाटा 3%, प्रभावी राजस्व घाटा 0 कर देंगे और राजस्व घाटा है वो 1% से कम लेके आना है। एक NK सिंह की अध्यक्षता में समिति भी बनी जो FRBM की समीक्षा के लिए थी। 2016 में इसने सुझाव दिए। क्या सुझाव थे? एक तो FRBM एक्ट है, इसका नाम बदलकर डेट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट कर देना चाहिए। दूसरा, केंद्र द्वारा राज्यों के राजकोषीय घाटे को सीमित करना चाहिए कि अगर राज्य है वो अपने पहले की उधारी नहीं चुका रहे हैं तो केंद्र सरकार की उधारी अगर वो नहीं चुका रहे हैं तो केंद्र सरकार उन्हें किसी भी और वित्तीय संस्था से धन उधार लेने पर क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। उनका जो राजकोषीय घाटा है मैक्सिमम, उसको क्या कर सकती है? निर्धारित कर सकती है, जैसे कोरोना के टाइम में किया था। 2020-21 में इसको 5% किया था और 2022-23 में इसको घटा करके 3.5% कर दिया था। 2022-23 के लक्ष्य हैं राजकोषीय घाटा 2.5%, राजस्व घाटा 0.8%, प्रभावी राजस्व घाटा 0 और ऋण GDP अनुपात को 70% से घटाकर 60% तक लाना, जिसमें केंद्र को 49 से 40% और राज्य को 21 से 20% पर लाना था। डाटा याद नहीं रहता है भाई, परीक्षा के समय रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं है। फिर अगर कोई विशेष परिस्थिति आ सकती है, आपदा आ सकती है, तो उस समय राजकोषीय विचलन सरकार ले सकेगी। इसके लिए राजकोषीय परिषद की अनुमति लेगी और निर्धारित लक्ष्यों में ±0.5% बदलाव कर सकती है, लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? 20 में आ गया कोरोना, फिर आ गया रूस यूक्रेन युद्ध, उच्च मुद्रास्फीति दर रही भारत की, लेकिन हमने हमारे राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास हर साल कर रहे हैं। 19-20 में 4.7 था, 20-21 में 9.1, फिर 6.7, 6.4, 5.9 और 24-25 का 4.9 तक हम लेके आ गए हैं और धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। इसके बाद है बजट के प्रकार, लास्ट टॉपिक। पारंपरिक बजट, ट्रेडिशनल बजट, प्रोग्राम बजट, निष्पादन बजट, परिणाम बजट, शून्य आधारित बजट और लैंगिक बजट। पारंपरिक बजट वही कुल खर्चे डिसाइड करो, कुल प्राप्ति डिसाइड करो, बजट बन गया, कोई ज़्यादा झमेला नहीं। हर साल बजट है वो पिछले साल से हमेशा ज़्यादा का ही बनेगा। खर्चों का वर्गीकरण है वो मंत्रालयों के अनुसार नहीं होता। प्रोग्राम बजट में वर्गीकरण मंत्रालयों के अनुसार होगा लेकिन उद्देश्य निर्धारित नहीं होते, ठीक है। प्रोग्राम में निष्पादन और परिणाम बजट, निष्पादन में उद्देश्य भी शामिल होते हैं लेकिन केवल भौतिक उद्देश्य शामिल होते हैं। परिणाम बजट में गुणात्मक परिणाम भी प्रदर्शित किए जाते हैं और परिणाम बजट है वो 3 O पर आधारित होता है। O मतलब आउटले, कुल खर्च, दूसरा O आउटपुट, भौतिक उद्देश्य, और तीसरा O आउटकम, गुणात्मक परिणाम। मतलब कि जो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय है उसने दिया मान लो 100 करोड़ का बजट दे दिया कुल खर्च, जिसमें से आउटपुट क्या आया? आउटपुट आया कि 14 करोड़ के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए। अब इससे आउटकम क्या आया? आउटकम यह आया कि मृदा की गुणवत्ता के आधार पर किसानों ने फसलों की बुआई की, जिनको उनको अच्छा उत्पादन हुआ और किसानों की आय में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ये परिणाम बजट है। शून्य आधारित बजट ये अर्थशास्त्री पीटर पायर ने दिया था। इसमें संसाधनों का कुशलतम उपयोग के आधार पर बजट बनाना है। प्रत्येक वर्ष बजट को शून्य मानकर, पिछला बजट पिछले साल गया, इस बार 0 से शुरुआत करेंगे, पिछले बजट से कोई संबंध नहीं। यह अत्यधिक खर्चीली विधि है
और अत्यधिक समय लेने वाला बजट निर्माण की विधि है, भारत में ये चालू नहीं हो सकती। लैंगिक बजट, ये ऑस्ट्रेलिया से अवधारणा हमने ली है। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट या न्यूट्रल बजट बोलते हैं। भारत में लैंगिक बजट है वो महिला पर आधारित होता है, क्योंकि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसको सुधारने के लिए हमने लैंगिक बजट अपनाया है, लेकिन वर्तमान में ये भी कम औचित्य वाला है। तो ये था अपना बजट का टॉपिक। जल्दी जल्दी में पढ़ाया है, मुझे पता है, हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, लेकिन कंसेप्ट आपके ज़रूर क्लियर हुए होंगे। ये PDF मैं सारा जब इकोनॉमी हो जाएगा तब एक साथ डाल दूंगा, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो एक तरह से शॉर्ट नोट के रूप में ये आपके पास रह जाए। अब अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, और हम आप पे प्यार ऐसे ही दिखाते रहो। तबीयत अभी भी थोड़ी ख़राब है, जल्दी जल्दी में लेक्चर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर अपना रहेगा RBI पे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।